नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत के औपचारिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, मतलब संविदा पर जो लोग काम करते हैं। और हमारी ये पूरी बातचीत एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई जिसे कहते हैं, उसके आंकड़ों पर आधारित है। एक हालिया अध्ययन है औपचारीकरण, उत्पादकता और श्रमिक कल्याण का मार्ग। उसी से हमने ये जानकारी ली है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का चलन बढ़ रहा है, कुछ लोग इसे इनफॉर्मलाइजेशन भी कह रहे हैं, ये आखिर कंपनियों की उत्पादकता और खुद कर्मचारियों की भलाई पर क्या असर डाल रहा है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ट्रेंड कितना बड़ा है। आंकड़े क्या कहते हैं? पता चला है कि पिछले लगभग 20 सालों में मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों का हिस्सा 2 गुना हो गया है। हाँ, 2 गुना। 1999-2000 में ये करीब 20% था और 2022-23 आते आते 40.7% हो गया। ये तो मतलब बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और हाँ, अक्सर कहा यह जाता है कि कंपनियां ऐसा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करती हैं, या फिर उन्हें कोई खास स्किल चाहिए तो बस जरूरत के वक्त उन लोगों को हायर कर लिया। लेकिन ये जो अध्ययन है वो कुछ और ही कहानी बताता है। लगता है कि असली वजह तो लागत कम करना है। फ्लेक्सिबिलिटी या स्किल वाली बात उतनी शायद मजबूत नहीं है। अच्छा, तो मतलब कॉस्ट कटिंग मुख्य कारण है। ये दिलचस्प है। तो ठीक है, लागत शायद कम हो रही है, पर इन कर्मचारियों की अपनी हालत कैसी है? उन पर क्या असर पड़ रहा है इसका? हाँ, असर तो पड़ रहा है, और वो भी काफी। शोध बताते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, ये अक्सर मुख्य श्रम कानूनों के दायरे से बाहर होते हैं, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उनकी नौकरी की सुरक्षा कम होती है, और मोल भाव करने की ताकत भी वो भी कम हो जाती है। और तनख्वाह का क्या? उसमें भी फर्क आता है? कंपनी के नजरिए से देखें हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पर जो कुल खर्चा आता है, लेबर कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो रेगुलर कर्मचारी की तुलना में औसतन 24% कम था। कुछ इंडस्ट्रीज में तो ये बचत आप सोचिए 78% से 85% तक थी। बाप रे, 78 से 85%। तो लागत में तो जबरदस्त कमी आ रही है। लेकिन फिर सवाल वही है, क्या ये बचत उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी की कीमत पर हो रही है? बिल्कुल, और यही इस अध्ययन का सबसे कह सकते हैं क्रिटिकल सवाल है। देखिए, होता क्या है कि जब रोजगार कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और वो भी किसी थर्ड पार्टी मतलब ठेकेदार के जरिए, तो एक प्रिंसिपल एजेंट समस्या खड़ी हो सकती है। प्रिंसिपल एजेंट समस्या वो क्या होती? मतलब कंपनी यानी प्रिंसिपल का हित है कि काम बढ़िया हो, है ना? पर जो ठेकेदार है यानी एजेंट, उसका हित शायद कम लागत में काम निपटाने का हो सकता है। इससे कभी कभी ये होता है कि कर्मचारी काम को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। इसे इकोनॉमिक्स में मॉरल हैजर्ड कहते हैं। और साथ ही छोटी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट से कर्मचारियों का आना जाना बहुत लगा रहता है। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में कंपनियां उनको ट्रेनिंग देने में या नई चीजें सिखाने में, मतलब स्किल डेवलपमेंट में कम निवेश करती हैं, और इसका सीधा असर लंबे समय में उत्पादकता पर पड़ता है। तो क्या आंकड़े भी यही दिखा रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी सच में कम होती है? हाँ, बिल्कुल। अध्ययन का जो विश्लेषण है वो साफ बताता है, जिन उद्यमों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ज्यादा हैं, जिन्हें हम CLI कह लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंटेंसिव, उनकी जो श्रम उत्पादकता है वो उन उद्यमों की तुलना में जहां रेगुलर कर्मचारी ज्यादा है, मतलब RLI उद्योग, उनसे औसतन 31% कम पाई गई है। 31% कम? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये अंतर छोटी कंपनियों में, मतलब जहां 100 से कम कर्मचारी हैं, वहां और भी ज्यादा है, 36%। और जिन उद्योगों में मजदूरों का काम ज्यादा होता है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, वहां तो ये 42% तक है। ओह, तो इसका मतलब शायद यही है कि ये कंपनियां लागत घटाने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ज्यादा रखती हैं, पर आखिर में ये उनकी प्रोडक्टिविटी को ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या ये हर जगह ऐसा ही है? कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका? है, अपवाद है, लेकिन वो कम है। जैसे वो CLI उद्योग जहां बहुत हाई स्किल वाले कामगारों की जरूरत होती है, वहां प्रोडक्टिविटी 5% ज्यादा मिली। और अगर वो बड़ी कंपनियां हैं और हाई स्किल भी, तो उनमें तो 20% तक ज्यादा। अच्छा। इसी तरह जो बड़ी कंपनियां हैं और पूंजी प्रधान हैं, मतलब जहां मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, कैपिटल इंटेंसिव, उन CLI कंपनियों में भी प्रोडक्टिविटी 17% ज्यादा थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे जो हाई स्किल या कैपिटल इंटेंसिव उद्यम हैं, वो कुल औपचारिक मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ लगभग 20% ही है। सिर्फ 20%? हाँ, बाकी जो 80% है,
उन पर तो ये नकारात्मक असर ही ज्यादा दिख रहा है। समझ गया। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब थोड़ा पॉलिसी की बात करते हैं। सरकारी नीतियां इस माहौल को कैसे देख रही हैं? कुछ बदलने की कोशिश हो रही है? हाँ, कोशिश तो हुई है। केंद्र सरकार ने 2020 में एक लेबर कोड पेश किया था। उसका एक मकसद हायरिंग और फायरिंग में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना था। ये कंपनियों को सीधे मतलब बिना ठेकेदार के बीच में आए फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखने की इजाजत देता है, पर साथ में ये भी कहता है कि उन्हें न्यूनतम कानूनी लाभ जैसे सोशल सिक्योरिटी वगैरह वो सब मिलने चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो। लेकिन मुझे लगता है ये कोड अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं ना, और लेबर यूनियनों को शायद कुछ चिंताएं भी थीं। बिल्कुल, कोड्स अभी पूरी तरह लागू होने का इंतजार है और लेबर यूनियनों को डर यही है कि कहीं इस फ्लेक्सिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां और न बढ़ जाएं और जो परमानेंट नौकरियां हैं उनकी क्वालिटी कम न हो जाए। खैर, अध्ययन इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुझाव भी देता है। एक तो ये कि कंपनियों को लंबे समय के फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कैसे? शायद उन्हें सामाजिक सुरक्षा योगदान में कुछ छूट देकर या फिर सरकारी स्किलिंग प्रोग्राम का फायदा देकर, मतलब कुछ इंसेंटिव दिया जाए। ठीक है। और कोई सुझाव? दूसरा सुझाव है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, उसे फिर से शुरू करने का। आपको याद होगा, इस योजना में सरकार कंपनियों की तरफ से कर्मचारी के EPFO EPS योगदान का जो हिस्सा होता था 12%, वो खुद देते थीं। हाँ, याद है। इसका मकसद ही औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना था। तो इसे फिर से शुरू करने से शायद ये जो कॉन्ट्रैक्ट कल्चर बढ़ रहा है उस पर कुछ लगाम लग सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लंबे समय की उत्पादकता और कर्मचारियों का कल्याण, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं। हाँ, ये वाकई एक मुश्किल सवाल है, खासकर तब जब बाजार में फ्लेक्सिबिलिटी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इंडस्ट्री को, सरकार को और हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।